तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। काफी महत्वपूर्ण चीज है और ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स के मुकाबले कुछ अलग है। लेकिन नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेस मैंने आप लोगों को 11th में एक लेक्चर पढ़ाया था, तो फंडामेंटल फोर्सेस में न्यूक्लियर फोर्सेस भी आते हैं। तो आज हम समझते हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है और इनके मेन फीचर्स क्या हैं। पहली बात, जैसे आपने इलेक्ट्रिक कंपेयर करते हैं, कूलाम फोर्स भी कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज डिपेंडेंट होता है, तो चार्ज पर डिपेंड करता है ना। सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सिव, अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव। न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस, ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। चार्ज इंडिपेंडेंट होने से न्यूक्लियर फोर्स दो न्यूट्रॉन के बीच भी लगेंगे, फिर हाँ, दो प्रोटॉन के बीच भी, और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच भी आपस में, क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता चार्ज है या नहीं है या कैसा है। तो न्यूक्लियस में जो कुछ है उनमें आपस में लगेगा। तो हम अभी ज्यादा टफ नहीं समझते, सिंपल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, ठीक हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि ये न्यूक्लियस की जो रेंज है नॉर्मली ये 1 फेम्टोमीटर के आसपास रेंज के होते हैं, मतलब 10⁻⁻15 मीटर। इस रेंज में ये बहुत पावरफुल है। बहुत पावरफुल मतलब वहां पर फिर इलेक्ट्रिक या ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल है इनके सामने। ये बहुत पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सन नहीं होता होगा, बिल्कुल होता है, लेकिन वो रिपल्सन के मुकाबले न्यूक्लियर फोर्स का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि अधिकतर मामलों में जो न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबल होते हैं। प्रोटॉन्स के बीच आपस में कितना जबरदस्त रिपल्सन होता हो। हम लोग पढ़ते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन में किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे क्यों आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करते हैं और फ्री है तो मूव कर सकते हैं, तो एक दूसरे से जितना दूर हो सकता है जाने की कोशिश में सरफेस पे आ जाते हैं। इसलिए जितना भी आपके पास चार्ज होता है हमेशा वो सरफेस पे होता है। आप इलेक्ट्रिक में बात करते हैं, लेकिन प्रोटॉन के बीच भी तो रिपल्सन होता होगा फिर जबरदस्त। और न्यूक्लियस में रहते समय प्रोटॉन्स के बीच की दूरी बहुत कम होगी। कूलाम लॉ के हिसाब से अगर दूरी बहुत कम है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², और उसमें r बहुत ही कम है, 10⁻⁻0 है, तो बच्चों ये जो फोर्स हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है या नहीं, रिपल्सन। हाँ, और इसके बाद भी सारे प्रोटॉन कितने छोटे हिस्से में रहते हैं। एक तो एटम ही कितना छोटा होता है, फिर एटम में न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, ये सब हमने पढ़ा है। उसमें प्रोटॉन आपस में रह लेते हैं, इतना जबरदस्त रिपल्सन के बावजूद। तो फिर जो फोर्स इनको बांधे रखता है वो कितना पावरफुल होता हो। दैट इज द पावर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। मानवेंद्र, समझ में आ रहा है? यस सर। तो न्यूक्लियर फोर्सेस बच्चों बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं।
कूलम्ब्स लॉ या ग्रेविटेशनल लॉ भी लटते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लटते। ऐसा मत सोचना कि न्यूक्लियस के अंदर ये सब नहीं लटते, केवल न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। अरे नहीं, वो सब लगेंगे, लेकिन डोमिनेंट कौन होगा? न्यूक्लियर फोर्स। हाँ। और इन सब में बच्चों मजेदार स्थिति ये है कि अभी न्यूक्लियर फोर्सेस को पूरी तरह से वैज्ञानिक खुद नहीं समझ पाए। न्यूक्लियस को पूरी तरह समझ पाना अभी भी जारी है, लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगभग अब हम काफी हद तक समझ चुके हैं। कई नई ब्रांचेज हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन पे ज्यादा काम हुआ है, क्योंकि उससे पहले एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो पाता था, इतनी शानदार मशीनें नहीं थी, इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो इनको ऑब्जर्व कर पाना मुश्किल होता था। तो न्यूक्लियर फोर्सेज में ये समझने की जरूरत है कि ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है। मतलब अगर आप इस 1 फेम्टोमीटर की रेंज में हैं तो ये बहुत पावरफुल है। अगर दूरी बढ़ाते बढ़ाते आपने 10 फर्मी तक कर दी, 1 फर्मी से 10 फर्मी तक, तो ये बहुत वीक होने लगते हैं, और इसके बाद तो फिर इनका कोई असर ही नहीं है। अगर 10 की जगह आपने 20 फर्मी पर, 20 फर्मी कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है बच्चों, 20 इंटू 10 की पावर -15 तो 2 इंटू 10 की पावर -14 मीटर, ये आप समझ रहे होंगे। पॉइंट के बाद 13 जीरो लगाओ, तब तो कुछ भी नहीं हुआ, ये भी कितना छोटा हुआ। लेकिन इतनी दूरी पर अगर आप ले आएंगे तो न्यूक्लियर फोर्स फिर नहीं लड़ पाता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन तो लगता है। तो न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद प्रोटॉन आपस में इतना नजदीक नहीं रह पाएंगे, वो बहुत दूर चले जाएंगे फिर एक दूसरे से। लेकिन न्यूक्लियस की कहानी बिल्कुल ही अलग है। न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत कम स्पेस है, काफी हद तक वो ब्लैक होल से के जैसा है, इसीलिए पूरा समझने में दिक्कत आ रही है अभी। तो मेन दो बातें मैंने अभी तक आपको बताई हैं। पहली बात है कि न्यूक्लियर फोर्सेस चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, और दूसरा बहुत शॉर्ट रेंज फोर्सेज हैं। क्या दोनों पॉइंट समझा पाया मैं? हाँ, लेकिन मतलब जैसे इनके न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियर फोर्स इन सबको बांधे रखता है, लेकिन जब दूरी बढ़ेंगे तो आपने अभी बताया फिर हम न्यूक्लियर फोर्स वीक होते जाता है, और फिर एक लिमिट के बाद जब वो नहीं होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। तो दूरी बढ़ती कैसे है? अपने आप बढ़ती है या फिर कुछ और मीडियम की वजह से बढ़ती है, या बढ़ाई दूरी जाती है? बढ़ाई जाए तो, दूरी बढ़ाई जाए तो, बढ़ाई जाती, ठीक। बढ़ाने पर किसी वजह से, वजह पे बात नहीं की मैंने। इसके अलावा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, वो सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब जब वो दो के बीच लगा है तो हम बाकियों का प्रभाव इग्नोर कर देते हैं, केवल इन दो की बात करते हैं। और ये लगता है दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, दोनों चार्जेस को, उस लाइन के अलोंग, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज सेंट्रल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स। मजेदार बात यहां भी है, न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। तो उसके पीछे और भी फैक्टर हैं, जो स्पिन है हम उस पर बात करेंगे। तो ये 2-3 पॉइंट्स है, मुझे लगता है पहले हमें एक एक करके लिखने भी चाहिए थोड़ा सा, तो ताकि हमें न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में हमारी समझ जो है वो थोड़ा बेहतर बने। चलिए हम लोग इसे लिखें फिर।
फिर कुछ चीजें और आगे आएंगी तो फिर बात करते रहेंगे। ये नॉर्मली पहली बात तो वही कहना कि 1 फेम्टोमीटर की रेंज में ही लट पाते हैं। तो पहले न्यूक्लियर फोर्सेज हिडन डाल दिया होगा, वहां लिखिए when nucleons are kept at a distance of order 1 Fermi या ब्रैकेट में 10⁻⁻15 मीटर, a new kind of force जो अभी तक से बिल्कुल अलग था, हमने नहीं पढ़ा था, called nuclear force starts acting इसको हम कैसे लिखे हैं, पॉइंट्स वाइज बना दें। तो हम इस तरह से लिख देते हैं, इट्स फीचर्स आर पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आप लोगों को याद करने में आसानी है। पहला लिखिए न्यूक्लियर फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज्ड। मतलब अभी तक एक जोरदार बात ये भी है कि ये नहीं पता कि ये एक ही फोर्स है या कई फोर्सेस का कलेक्शन। तो ऐसा लगता है कि ये एक से ज्यादा फोर्सेज है, तो न्यूक्लियर फोर्सेज पे हम बात करते हैं। जबकि हम यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज बोलते हैं। अंतर समझ में आ रहा होगा? हाँ, हाँ, शॉर्ट रेंज है तो वही लिख देता हूँ, दे आर मोस्ट इफेक्टिव only up to a distance of the order of 1 Fermi or less। क्या लिखा है इस लाइन को समझना कि दो न्यूक्लियन के बीच जो दूरी है 1 फर्मी या उससे कम है, तो उस समय ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव फोर्स। लेकिन अगर ये 1 फर्मी से ज्यादा दूरी हो जाती है तो ये बहुत तेजी से न्यूक्लियर फोर्स कम होने लगता है, और बच्चों 10 फरवरी तक आते आते तो ये नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये बात लिखनी जरूरी है, इसको लिखना द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स decreases rapidly
as the separation between them increases and becomes negligible. Becomes negligible at separations more than say 10 Fermi. तो ये जिस रेंज में न्यूक्लियर फोर्स बच्चों इफेक्टिव होते हैं उसको न्यूक्लियर रेंज कहते हैं। पॉइंट पहला ही रहने देते हैं, नई लाइन से लिख देते हैं इस बात को। द रेंज अप टू विच द न्यूक्लियर फोर्स इज इफेक्टिव force is effective is called nuclear range. तो न्यूक्लियर रेंज क्या होती है इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो वो जहां पर जिस रेंज तक न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं उसे आप न्यूक्लियर रेंज कह रहे हैं। मतलब बड़ा सामान्य सी बात है, मेरे ख्याल से रटने जैसा कुछ है नहीं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये बताएगा कि न्यूक्लियर फोर्स हमारे जो बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज हैं उनके मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो लिखिएगा अपनी रेंज में, मतलब न्यूक्लियर फोर्सेज आर ऑन एन एवरेज, क्योंकि अभी कम ज्यादा हो रहे हैं लेकिन ऑन एन एवरेज मच स्ट्रॉन्गर देन electromagnetic forces. Electromagnetic force in the nuclear range भी लिख देना चाहिए, in the nuclear range. न्यूक्लियर रेंज से बाहर तो फिर न्यूक्लियर फोर्स लगता ही नहीं है, फिर केवल वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही लगेंगे। तो हम लोग जब वो क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं तो आप लोगों ने एक पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसके मुकाबले बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स होता था, याद है? एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वाला किया था हमने। तो ये 10 की हाँ। पावर 40 की रेंज, लगभग इस रेंज में ज्यादा पावरफुल आया था इलेक्ट्रिक। इसीलिए मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक झटका तो लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ग्रेविटेशनल शॉक हमने अभी महसूस नहीं किया कभी। हाँ। और उसके मुकाबले बहुत ज्यादा फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है, ऐसे समझ। तो ग्रेविटेशनल बहुत कमजोर फोर्स है। तो ग्रेविटी कैसे कहें, ग्रेविटी यूनिवर्सल फोर्स है पूरे यूनिवर्स में और जबरदस्त रोल है ब्लैक होल से लेकर बाकी जगहों पर। लेकिन नॉर्मली ग्रेविटी के मुकाबले इलेक्ट्रिक फोर्स काफी पावरफुल माना जाता है और इलेक्ट्रिक के मुकाबले न्यूक्लियर फोर्स। बस न्यूक्लियर की दिक्कत ही है अपनी रेंज में, उससे बाहर बेचारे का कोई रोल ही नहीं है।
इतना पावरफुल होने के बाद भी। शॉर्ट रेंज फोर्स, ऐसा समझो जैसे एक कुत्ता होता है, वो काटने आ रहा है लेकिन अपने गेट से बाहर किसी को नहीं काट रहा है, वो उसके अंदर काटने आता है। बहुत ही पावरफुल है लेकिन अंदर है, बाहर उसकी कोई वैल्यू नहीं। नेक्स्ट लिखिए कि चार्ज इंडिपेंडेंस पे बात करते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस की लिखिए, न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट। तो फिर द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स कर दो, ऐसे ले देते हैं, बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज सेम एज that between two neutrons, that between two neutrons, और दो न्यूट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन लेना, और ऐसे ले लेते हैं, बिटवीन अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियर फोर्स कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आपके चार्ज से इंडिपेंडेंट है। तो चार्ज कैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। हाँ। जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की, न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो सेंट्रल फोर्सेस नहीं। तो इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में, लिखिएगा। न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉट सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्स मतलब क्या हुआ कि कोई दो न्यूक्लियन ले लीजिए, मैं ऐसे लिख देता हूं, इसका मतलब समझिएगा ध्यान से। द फोर्स बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूक्लियंस, अब इस पेयर में कोई भी दो ले लीजिए। न्यूक्लियन मतलब जो न्यूक्लियस में रहते हैं, अब वो दोनों प्रोटॉन हो सकते हैं, दोनों न्यूट्रॉन हो सकते हैं, या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। तो पेयर ऑफ न्यूक्लियंस is not solely determined by the distance between the nucleons, distance between the nucleons। कूलॉम लॉ था बेटा, सीधे सीधे 1/4πε0, दोनों चार्ज और उनके बीच की दूरी, बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए था। ऐसा न्यूक्लियर फोर्स में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो पाएगा। ग्रेविटेशनल लॉ भी सेंट्रल फोर्स था, डायरेक्टली ऐसे केवल दूरी चाहिए थी दोनों के बीच की, बाकी कुछ नहीं चाहिए। दो जो मास हैं उनकी मास का अमाउंट और उनके बीच की दूरी, इलेक्ट्रिक में दोनों चार्ज और उनके बीच की दूरी। लेकिन यहाँ तो चार्ज पे डिपेंडेंट ही नहीं है,
न्यूक्लियर फोर्स थ्रू सॉलिड नेचर के होते हैं, तो आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये कहा गया है। क्या मैं समझा पाया? यस सर। अच्छा, जैसे अब इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करूं बच्चों, न्यूक्लियस में भी स्पिन मोशन होता है, तो दो अगर न्यूक्लियन का स्पिन सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, उनके भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो ये कहीं पर भी इलेक्ट्रिक में नहीं था, तो मैं आपको इसी पॉइंट में नई लाइन से लिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखते हैं, मालूम होगा, इसका मतलब है एग्जाम्पली ड्रेसिया, ऐसे लिखते होंगे आप लोग। तो हाँ, तब हाँ, फॉर एग्जाम्पल द न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स ऑन द, मैं लिख देता हूँ, न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शंस ऑफ स्पिन्स, on the directions of spins of the nucleons. उनके स्पिन पे भी डिपेंड करता है। द फोर्स इज स्ट्रॉन्गर, न्यूक्लियर फोर्स की बात हो रही है। द फोर्स इज स्ट्रॉन्गर if spins of the nucleons are parallel. If the spins of the nucleons are parallel. पैरेलल का क्या मतलब होता है स्पिन में, वो बताया था। दैट इज दोनों का जो स्पिन होगा बेटा, या तो दोनों का प्लस हाफ होगा या दोनों का माइनस हाफ। दैट इज, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, बोथ न्यूक्लियॉन्स हैव ms इक्वल टू प्लस हाफ और माइनस हाफ, ब्रैकेट क्लोज। और ये भी बता दो जब वीक कब होता है न्यूक्लियर फोर्स, एंड वीकर if the spins are anti-parallel. The spins are parallel to the anti-parallel. इसका मतलब ब्रैकेट में, that is one nucleon has magnetic spin plus half and the other has ms equal to minus half. एक का स्पिन प्लस हाफ और एक का माइनस हाफ हो जाए तो आप उस समय ऐसा कहेंगे। तो न्यूक्लियर फोर्सेस चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, सेंट्रल फोर्स नहीं होते हैं, और केवल दूरी पर ही निर्भर नहीं है, स्पिन पर भी निर्भर कर रहे हैं, इसलिए सेंट्रल नहीं है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। क्लियर हो पाया? यस सर। हाँ, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा न्यूक्लियर के बारे में समझ में आया होगा। तो हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं बच्चों। थोड़ी कुछ चीजें और समझनी है, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियस के बारे में और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में थोड़ा और समझेंगे। तो अब हम लोग 5:20 पे मिलते हैं।